नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक महत्वपूर्ण वीडियो में। बात कर रहे हैं हम लोग पीजीटी हिंदी की। अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं और अगर झारखंड पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बात कर रहे थे हम लोग भाग 2 की, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास का टॉपिक जितना भी है सब हम लोग कर रहे हैं एक-एक करके, जिसमें से 5 टॉपिक तक हम लोग का हो चुका था। आज हम लोग छठा टॉपिक कर रहे हैं, यानी हिंदी कहानी का विकास और प्रमुख कहानीकार। हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ और इसके प्रमुख कहानीकार कौन-कौन हुए, इसके विषय में हम लोग पूरे वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक रहेंगे ताकि आपको सभी प्रकार की तथ्यों को समझ में आसानी हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी कहानी के विकास को 3 युगों में विभक्त किया जा सकता है। पहला आरंभ काल, दूसरा विकास काल और तीसरा उत्कर्ष काल। सभी कालों को हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। आरंभ काल की अगर शुरुआत कहें तो 1900 से लेकर 1910 तक रहा। फिर विकास काल 1911 से 1946 तक। फिर उत्कर्ष काल 1947 से लेकर अब तक। जानते हैं आरंभ काल क्या है। इस युग के कहानीकारों में किशोरीलाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल, बंग महिला, गिरिजादत्त वाजपेयी का नाम उल्लेखनीय है। पंडित किशोरीलाल की इंदुमती कहानी की भांति आचार्य शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को भी पर्याप्त प्रसिद्धि मिली है। बंग महिला की दुलाई वाली कहानी भी इस युग की बहुचर्चित कहानी है। इस युग की कहानियाँ स्वरूप की दृष्टि से अपनी पूर्ववर्ती कहानियों से पर्याप्त भिन्न है। इन कहानीकारों में जागरूकता एवं चेतना के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन इस युग की कहानीकारों में मौलिकता की अपेक्षा अनुवाद की प्रवृत्ति अधिक थी। बंग महिला और पार्वती नंदन ने बंगले से, राधा कृष्ण दास और सूर्य नारायण दीक्षित ने अंग्रेजी से और गदाधर सिंह तथा जगन्नाथ प्रसाद त्रिपाठी ने संस्कृत से अनेक कहानियों को अनुदित किया। इस युग की अनुवाद बहुल प्रवृत्ति के कारण कुछ विद्वानों ने इस युग को अनुवाद काल की संज्ञा प्रदान की। बात करें हम लोग विकास काल की, तो विकास काल सन 1911 में हिंदी कहानियों में विकास की परंपरा दृष्टिगोचर होती है। इसी समय गुलेरी जी की सुखमय जीवन, प्रसाद जी की ग्राम और प्रताप नारायण श्रीवास्तव की पिकनिक कहानियाँ प्रकाश में आई। इस युग के कहानीकारों में गुलेरी जी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन चंडी प्रसाद, हृदयेश पांडे, बेचन शर्मा, उग्र यशपाल, भगवती चरण, जैनेन्द्र और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे आदि के नाम उल्लेखनीय है। इस काल की कहानियों की विशेषता यह है कि उनमें कथा, सष्ठव, चित्रांकन तथा वातावरण योजना उत्कृष्ट कोटि की हुई है। इस युग के प्रथम कहानीकार गुलेरी जी ने सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था 3 कहानियाँ ही लिखी, परंतु उनमें कहानी कला की दृष्टि से उसने कहा था कहानी तो हिंदी साहित्य की अमर निधि है। उसकी क्षमता आज तक हिंदी साहित्य में नहीं मिलती। इस प्रकार प्रारंभ हुई कहानियों में उच्च मानववाद का प्रतिपादन किया है, किंतु यह मानववाद यथार्थ के सहारे आदर्श की ओर विकसित हुआ है। समाज के निम्न वर्ग की विविध समस्याओं, उसके जीवन के विविध रूपों आदि को प्रस्तुत करते हुए प्रेमचंद जी अपने आदर्शवादी दृष्टिकोण का संकेत करते हैं। उनकी दृष्टि इतनी पैनी है कि समाज का कोई रूप उनसे छिपा नहीं है। तांगे वाला, किसान, श्रमिक, विद्यार्थी, डॉक्टर, वकील, व्यापारी, अधिकारी आदि के विविध रूपों को वे अपनी कहानियों के माध्यम से चित्रित करने में पूर्णतया सफल रहे हैं। पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, कफन आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। बात करें प्रेमचंद के बाद कहानी क्षेत्र में प्रसाद जी का आगमन हुआ। उन्होंने ऐतिहासिक विषयों को अपनी कल्पना के माध्यम से अपनी कहानियों में प्रस्तुत किया। उनकी कहानियों में यथार्थ के तंतु के सहारे आदर्श का प्रतिपादन हुआ है। इनकी कहानियों में घटनाओं का विवरण तथा स्थूल समस्याओं का चित्रण उतना विस्तार से नहीं मिलता जितना कि मानसिक व्यापार आदि का। कलात्मक की दृष्टि से प्रसाद जी अत्यंत सफल कहानीकार कहे जा सकते हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी और इंद्रजाल इनके 5 कहानी संग्रह हैं। प्रसाद जी की कहानियों
का प्रमुख स्वर रोमांस और प्रेम है, परंतु राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्र प्रेम के सुख सम्मुख व्यक्त प्रेम को बलिदान के रूप में ही आप प्रस्तुत करते हैं। आपकी भाषा भी संस्कृत गर्भित गंभीर नदी की भांति झंकार उत्पन्न करने वाली है। प्रसाद जी मूलतः कवि थे, अतः उनकी कहानियों में भी भावना का अधिक पुट और गद्य काव्य की सी छटा दिखाई पड़ती है। प्रसाद जी के अनुयायियों की संख्या भी कम नहीं है। चंडी प्रसाद, हृदयेश, विनोद शंकर व्यास, ज्वालादत्त शर्मा, वाचस्पति पाठक, राय कृष्ण दास आदि ने प्रसाद जी से अनुप्रेरित होकर वैसी ही भावनात्मक कहानियाँ लिखने की कोशिश की, मगर इनमें प्रसाद जी की प्रतिभा और अध्यवसाय का अभाव था। अतः सामयिक रूप से छाए रहने पर भी हिंदी कहानी के क्षेत्र में ये विशिष्ट देन नहीं जुटा सके। प्रसाद जी की अपेक्षा प्रेमचंद के कार्निकों की संख्या अधिक है और उनमें बहुत से लेखक अपनी कृतियों के आधार पर कहानी क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी भी बन सके हैं। इनमें विश्वंभरनाथ शर्मा, कौशिक, सुदर्शन, चतुरसेन शास्त्री आदि का नाम प्रमुख रूप से आते हैं। कौशिक में कहानी रचने की विशिष्ट प्रतिभा थी, मगर प्रेमचंद जैसी व्यापक दृष्टि तथा संतुलन का अभाव था। इस दृष्टि से सुदर्शन, चतुरसेन शास्त्री आदि का नाम प्रमुख रूप से आता है। तत्कालीन कहानीकारों में प्रेमचंद के बाद उनके अनुयायियों में सुदर्शन का ही नाम लिया जा रहा है। विषय वस्तु शैली आदि की दृष्टि से यद्यपि वे प्रेमचंद के काफ़ी निकट थे, फिर भी प्रेमचंद की निरंतर विवेकशील दृष्टि का अभाव उन्हें सीमित बना देता है। चतुरसेन शास्त्री की कहानियों में ऐतिहासिक रोमांच का पुट ज़्यादा है। प्रेमचंद के परवर्ती कथाकारों में पांडे बेचन शर्मा उग्र अपनी शैली के चटपटेपन और सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों पर निर्मम आघात के कारण स्मरणीय है। उनकी कहानियों पर आलोचकों ने अश्लीलता का आरोप लगाया था, मगर उग्र जी अपने विचारों के प्रचंड विस्फोट के कारण समकालीन युवा वर्ग के प्रिय कथाकार रहे। अपनी कहानियों में सामाजिक धूर्तता, पाखंड आदि का पर्दाफाश कर अपने समाज का यथार्थ मगर विभत्स स्वरूप उद्घाटित किया है। हिंदी कहानी का दिशा परिवर्तन, अगर बात करें प्रेमचंद और प्रसाद ने हिंदी कहानी को नवीन क्षेत्र में प्रखर स्तर पर उसके विकास की संभावनाओं के द्वारा खोले, देखते ही देखते हिंदी कहानी में अत्यधिक तीव्रता आ गई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भी अनेक प्रकार के वादों का प्रभाव पड़ा और हिंदी कहानियों में भी उनसे अछूती नहीं रही। फ्रायड के मनोविज्ञान के व्यापक अध्ययन ने हिंदी के कथाकारों में भी मनोवैज्ञानिक गहराई से सोचने और लिखने की प्रेरणा जगाई। दूसरी ओर संसार में प्रथम महायुद्ध के बाद आने वाली निराश की स्थिति ने एक और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की गति तथा जनमानस को प्रभावित किया। दूसरी ओर पूंजीवादी का बढ़ता हुआ प्रभाव तथा सर्वहारा वर्ग की मनस्थिति के प्रति सहानुभूति ने भारतीय जनता पर भी मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव डाला। हिंदी कहानी में एक प्रकार से समसामयिक तौर पर इन दोनों स्थितियों के स्वरूपों के दर्शन होते हैं। खासकर जैनेन्द्र के आगमन से हिंदी कथा क्षेत्र में इस मोड़ को सर्वप्रथम प्रत्यक्ष किया गया। जैनेन्द्र खासकर प्रेमचंद की प्रेरणा से ही हिंदी कथा क्षेत्र में अवतीर्ण हुए, मगर आपने प्रेमचंद की प्रवर्तित धारा का अनुगमन न कर मनोवैज्ञानिक ढंग से कहानी रचना की। फ्रायडीय मनोवैज्ञानिक के साथ जैनेन्द्र के में दार्शनिकतापूर्ण विवेचन की प्रवृत्ति भी है, इसलिए आपके पात्र ज़्यादातर जटिल मन स्थितियों से ग्रस्त हुआ करते हैं। विचार करने पर ज्ञात होता है कि जैनेन्द्र की कहानियों के प्रमुख पात्र किसी न किसी प्रकार की मनोग्रंथियाँ से पीड़ित हैं। जैनेन्द्र के अनुकरण पर हिंदी में काफ़ी मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखी गई, परंतु उसमें निराश और दैन्य का अत्यधिक समाहार होने के कारण जल्द ही इसमें अवरोध आ गया और व्यक्तिवादी कहानियों के बजाय फिर से समष्टिवादी कहानी लिखी जाने लगी।
प्रगतिवादी आंदोलन से इसे सबसे अधिक बढ़ावा मिला। अपने जीवन के अंतिम काल में स्वयं प्रेमचंद ने प्रगतिवादी कहानियों की रचना को प्रोत्साहित किया। फलस्वरूप हिंदी कहानियों में व्यक्ति के मानसिक द्वंद्वों के साथ साथ शोषित पीड़ित जनता का उदात्तवाद सुनाई पड़ने लगा। उपेंद्र नाथ अश्क, अज्ञे, पहाड़ी, इलाचंद जोशी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, पूज्य शिवपूजन सहाय, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, भगवती चरण वर्मा, रांगे राघव, यशपाल आदि इस काल के प्रमुख कहानीकार हैं। बात करें उपेंद्र नाथ अश्क की तो पहले उर्दू में लिखते थे। आपके कहानियों के पहले संग्रह की भूमिका प्रेमचंद ने लिखी थी और उन्हीं की प्रेरणा से आप हिंदी में कहानियाँ लिखने लगे। आपकी कहानियों में पंजाब के निम्न मध्यवित्त जीवन की विभिन्न दशाओं प्रकट हुई है। उर्दू और पंजाबी कहानियों की शैली का पुट और प्रवाह आपकी कहानियों में है। आपकी मतलब उपेंद्र नाथ अश्क की इस क्षेत्र के कथाकारों में बहुमुखी प्रतिभा वाले अज्ञ वस्तुतः विशिष्ट हैं। आपकी यानी उपेंद्र नाथ अश्क की कहानियों में एक और मनोवैज्ञानिक गुत्थियाँ हैं, दूसरी ओर क्रांति के प्रति दृढ़ आस्था। आपकी यानी उपेंद्र नाथ अश्क की जयदौल, मेजर चौधरी की वापसी, रोज आदि आपकी मनोवैज्ञानिक कहानियाँ हैं। पहाड़ की कहानियाँ खासकर उत्तरी अंचल के लोक जीवन पर आधारित है। इलाचंद्र जोशी अज्ञे तथा जैनेन्द्र द्वारा प्रभावित है। आपकी यानी उपेंद्र नाथ अश्क की कहानियों में एक और जहाँ व्यक्ति मानस की कुंठा और अनास्था है, वहाँ दूसरी ओर जीवन संघर्ष में व्यक्ति की अजनबी स्थिति में चित्रित हुई है। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने कहानी रचना की लंबी अवधि में 400 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। आप पर ज़्यादातर प्रेमचंद का प्रभाव है। आपकी कहानियाँ भी मनोवैज्ञानिक आधार लेकर रचित हैं। भगवती चरण वर्मा की कहानियों में समाज के जड़ मूल्यों पर तीव्र व्यंग मिलते हैं। पतनशील सामंती परंपरा का भी यथार्थ चित्रण अपने अपनी कहानियों में अंकित किया है। आपकी यानी उपेंद्र नाथ अश्क की कहानियाँ अधिकांशतः दुखांत होती है और समाज में बेबसी का एक चित्र हृदय पर छोड़ जाती है। सुखांत कहानियों में भी व्यंग्य का पैना आघात हृदय में घर कर जाता है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने उजड़े शरणार्थियों की पृष्ठभूमि पर कई कहानियाँ लिखी हैं। आचार्य शिवपूजन सहाय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी में आंचलिक ग्राम कहानियों के लेखकों में आपका श्रेष्ठ स्थान है। गांधीवादी से प्रभावित कहानीकारों में विष्णु प्रभाकर का श्रेष्ठ स्थान है। आपकी यानी उपेंद्र नाथ अश्क की धरती अब भी घूम रही है। कहानी बड़ी ही मार्मिक और व्यंग्यात्मक तीव्रता से पुष्ट हुई है। प्रगतिवादी क्षेत्र में राघव और राहुल सांकृत्यायन का स्थान बहुत ही ऊंचा तथा महत्वपूर्ण है। रांगे राघव की कहानियों में निम्न वर्ग का जीवन संघारी अत्यधिक मार्मिक बनकर प्रकट हुआ है। प्रागैतिहासिक आधार पर भी अपने प्रगतिशील दृष्टिकोण से कई कहानियाँ लिखी हैं। आपकी गदल कहानी हिंदी की बहुचर्चित कहानियों में से एक है। राहुल सांकृत्यायन यद्यपि एक पुरातात्विक शोधक थे, फिर भी आपके अपने विचार प्राचीन आधार पर कई महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी हैं। वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह में अपने क्रमवार मानव विकास का चित्र प्रस्तुत किया है। रूपों में मध्य भारत की जनजातियों का आधार लेकर रचित कहानियाँ हैं। प्रेमचंद के परवर्ती कहानीकारों में कई दृष्टियों से यशपाल का स्थान सबसे पहले आता है। संख्या की दृष्टि से यशपाल की कहानियाँ जिस प्रकार प्रचुर है, उसी प्रकार कला की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। ज्ञान, दान, दुख, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ आदि कहानियाँ यशपाल की विशिष्ट देन है। प्रेमचंद के समकालीन और उसके परवर्ती काल में महिला कहानीकारों ने भी हिंदी कहानी की समृद्धि में हाथ बटाया। इसमें शिवरानी देवी प्रेमचंद, उषा देवी मित्र, होमवती देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सत्यवती मलिक, कमला देवी चौधरानी आदि प्रमुख हैं। इनकी कहानियाँ में नारी मन की वेदना तथा अंतर्द्वंद का सुंदर चित्रण है। इसी दौर में हिंदी में हास्य और व्यंग्य मूलक कहानियों की रचना भी हुई। हास्य कथाओं के लेखकों में आनंद अन्नपूर्णानंद बेडग, बनारसी भैयाजी बनारसी, चौंच जीपी श्रीवास्तव,
आदि प्रमुख हैं। बात करें तीसरा यानी उत्कर्ष काल की, उत्कर्ष काल यानी नया दौर सन 1950 से लेकर अब तक हिंदी कहानियाँ मुख्यतः इन्हीं दो धाराओं में बढ़कर चलती रही। क्रमशः प्रगतिवादी आंदोलन रूढ़ होकर प्रचारवादी बनता गया और मनोवैज्ञानिक स्थिति कहानीकारों में भी पश्चिमी प्रभावित कुंठा घुटन और अनास्था बनकर सामने आई। केवल कहानी के क्षेत्र में ही नहीं, समूचे हिंदी साहित्य में जन चेतना को दिशा देने वाले अधिकांश साहित्यकार स्वयं भ्रमित के शिकार रहे। सामंतशाही और पूंजीवाद कई दूसरे रूपों में प्रकट होने लगे। साहित्यकारों में प्रेरणा अभाव की यह स्थिति रही, लेकिन अधिक समय तक नहीं। हिंदी के कथाकार शीघ्र ही नई चेतना से उद्बुद्ध होकर नई दिशाओं में चल पड़े। बात करें आंचलिक कहानी धारा की, तो यद्यपि किसी अंचल विशेष को लेकर कहानी लिखने की परिपाटी हिंदी में पहले ही रही है, परंतु किसी विशिष्ट अंचल की खास परंपराओं को नए ढंग से चित्रित करने का प्रयास सन 1950 ईस्वी के बाद हिंदी कथा क्षेत्र में व्यापक रूप से दिखाई पड़ा। यूँ उपन्यास के क्षेत्र में शिव पूजन सहाय, नागार्जुन आदि अंचल विशेष की पृष्ठभूमि अपना चुके थे। खासकर नागार्जुन ने बलचनामा, बाबा बटेश्वरनाथ, वरुण के बेटे आदि से उत्तर बिहार के ग्रामीण अंचल को चित्रित कर नई दिशा का संकेत कर चुके थे। परंतु इस क्षेत्र में सबसे जबरदस्त प्रभाव डाला फणीश्वर नाथ रेणु ने। उन्होंने बिहार के पूर्वी अंचल की पृष्ठभूमि पर आंचलिक कहानियाँ लिखकर कहानीकारों को प्रेरित किया। तीसरी कसम जैसे उत्कृष्ट कहानी रेणु की ही एक कृति है। ठुमरी रेणु की कहानियों का संकलन है। आंचलिक कहानी के इस दौर में अनेक नवीन कहानीकार सक्रिय देखे गए। मार्कंडेय, कमलेश्वर, लक्ष्मी नारायण लाल, शैलेश मटियानी, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह, अमरकांत, भैरव प्रसाद गुप्त, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव आदि तेजी से सामने आए और आंचलिक कहानियों का भंडार विभिन्न दशाओं से परिपूर्ण हुआ। परंतु जल्द ही इस धारा में छिछलापन आ गया, क्योंकि कलाकारों में बहुत कम लोग ग्राम जीवन से निविड़ संपर्क रखते थे। ज़्यादातर लोग बाहरी थे और ग्राम कहानियों को शहरी लिबास में प्रस्तुत कर कुछ दुर्भेद्य ग्रामीण शब्दों के बरमान कर आंचलिक कहानी का नारा लगाते थे। अतः ऐसी कहानियाँ की कटु आलोचना स्वाभाविक थी। उनकी गति ज़्यादा समय बने रहना कठिन भी था, मगर यह स्वीकार करना ही होगा कि इन कहानीकारों ने कुछ विशिष्ट कहानियाँ भी हिंदी साहित्य को दी है। हिंदी कहानी की दिशा बहुविस्तृत बनाने में मदद की है और तथाकथित गतिरोध की गलतफहमी को मिटाया है। आंचलिकता की ओर मुड़ने का एक महत्वपूर्ण फल यह भी हुआ कि हिंदी कहानीकार जनजीवन से अधिक निकट संपर्क में आ गया। विभिन्न समस्याओं की और भी उनकी दृष्टि पड़ी और इस प्रकार कहानी की विधा अधिक जन संबंध हुई। सन 1960 ईस्वी आते आते हिंदी कहानियों की आंचलिकता का ज्वर घटने लगा और हिंदी कहानी में पुनः नवीन स्वर सुनाई देने लगा। इस काल में राजेंद्र यादव, प्रयाग शुक्ल आदि ने प्रतीकात्मक कहानियाँ लिखने की दिशा में अच्छे प्रयोग किए। मोहन राकेश यद्यपि पुराने खेमे के कथाकारों के साथ ही कहानी क्षेत्र में उतरे थे, फिर भी 1950 ईस्वी के बाद प्रतीकात्मक कहानी लिखने वाले में आपका भी नाम आता है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह में आंचलिकता के साथ साथ प्रतीकात्मकता का भी निर्वाह है। आपकी कर्मनाशा की हार जहाँ श्रेष्ठ आंचलिक कहानी है, वहाँ मुर्दा सराय संग्रह की ज़्यादातर कहानियाँ प्रतीकात्मक विशिष्टता लिए हुए हैं। कमलेश्वर में कहानी की विशिष्ट प्रतिभा है। आपका यानी राजा निर्वंशियाँ ढहती सामंती परंपरा का नमूना प्रस्तुत करता है, जहाँ खोई हुई दिशाएं संग्रह की कहानियाँ दिल्ली जैसे महानगर की विमर्शता और भटकाव की तस्वीर है। शैलेश मटियानी ने खासकर कुमाऊं अंचल के जन जीवन पर मार्मिक कहानियाँ लिखी हैं। अमरकांत ने भी शहरी मध्यवर्गीय जीवन पर कुछ अच्छी कहानियों की रचना की है। राजकमल चौधरी ने भी पश्चिमी प्रतीकात्मक कहानियों की शैली पर कुछ कहानियाँ लिखी हैं। भीष्म साहनी की भटकती राख एक समुद्र कहानी संग्रह है। मन्नू भंडारी
विजय चौहान आदि महिला कहानीकारों ने भी इसी काल में अपनी रचनाओं से हिंदी कहानी का समृद्ध किया है। बात करें 1950 के बाद की हिंदी की कहानी, आंचलिक कथाओं के शोर शराबे में भी हिंदी कहानी का प्रगतिशील स्वर मौन नहीं था। तब एक राष्ट्र विकास के स्वप्न दृष्टि का कथाकार की खुमारी भी टूट चुकी थी। जनजीवन की विषमताओं अधिक स्पष्ट होकर उभरने लगी थी। पंचवर्षीय योजना की प्रेरणा के अभाव तथा राष्ट्रीय शिथिलता के प्रति हिंदी की कहानीकार पुनः सक्रिय होने लगी, लेखनी चलाने लगे। परंतु एक और पश्चिमी सभ्यता की चौकाचौंध जहाँ उसके मार्ग पर अड़चनें डालती रही, वहीं जब अनेक प्रकार की वादों के अनुरूप अनुकरण पर हिंदी कहानी क्षेत्र में भी अनेक वाद पनपने लगे। यहाँ भी नई कविता की भांति नई कहानी और पुरानी कहानी का विवाद खड़ा हो गया, जिस कारण कहानीकार का ध्यान जनाभिमुख होने के बजाय निरंतर सर्जन में लगे रहने के बजाय विभिन्न उलझनों में बंट गया है। प्रतीकात्मक कहानियों में दुरूहता के खिलाफ सचेतन कहानीकारों ने आवाज़ उठाई। दूसरी ओर पश्चिमी नकल पर कुछ लेखकों ने अकहानी का भी नारा लगा रखा है। कहानी में कथा की पृष्ठभूमि या प्लॉट नहीं होती, कहानी की सभी तत्वों का होना भी उसमें आवश्यक नहीं माना जाता। दूसरी ओर पश्चिमी नकल पर सुखी पीढ़ी, क्षुब्ध वर्ग आदि के अलग राग सुनाई पड़ रहे हैं। इससे हिंदी कहानी में विविधता का समावेश हुआ है। विषय विचित्र भी काफ़ी दिखाई पड़ा है, मगर ऐसा रचनाएं कम हुई हैं जिन्हें अस्थायी निधि में रख सकें। हालांकि धर्मेंद्र गुप्त, महीप सिंह, गिरिराज किशोर, मेहरुन्निसा, परवेज आलम नवीन कथाकारों में कुछ मौलिक उद्भावनाएं और सृजन की लगन है। आशा की बात यह है कि प्रगतिशील विचारधारा और जनमानस की परख वाली दृष्टि से कथाकारों का वर्ग तेजी से उभर रहा है। जनता की आशा अभिलाषाएं कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है। साथ ही विभिन्न प्रांतों के भी नए साहित्यकार हिंदी में कहानियाँ लिख रहे हैं। उर्दू के कथाकार राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, ख्वाजा अहमद अब्बास आदि हिंदी में कहानी लेखन की ओर मुड़े हैं। यह बहुत ही शुभ लक्षण है। आजकल हिंदी में खासकर कई विशिष्ट पत्र पत्रिकाएं कहानी की समृद्धि में जुटी हुई हैं। विदेशी वातावरण पर भी हिंदी के कहानीकार महत्वपूर्ण कहानियाँ लिख रहे हैं। इस दिशा में निर्मल वर्मा तथा उषा प्रियवंदा के प्रयास उत्तम है। लघु कथाओं का भी अच्छा विकास हिंदी में हुआ। लघु कथाएँ किसी मार्मिक क्षण की अनुभूति का कथात्मक चित्र होता है। इसमें कभी कभी उद्देश्यात्मकता भी रहती है। निपुण लघु कथा लेखकों में राजी कन्हैयालाल, प्रभाकर, राधाकृष्ण आदि आते हैं। आधुनिक हिंदी कहानियों में हास्य व्यंग्य की कहानियों का एक विशिष्ट स्थान है। नए कहानीकारों में हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, केशव चंद्र वर्मा, श्रीलाल शुक्ल आदि इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। परसाई ने पौराणिक संदर्भ में आधुनिकता का आरोप कर अच्छी व्यंग्य कथाएं लिखी हैं। बात करें साठोत्तर कहानी की, तो इस राग में अकहानी और सचेतन कहानी के आंदोलन ने जोर पकड़ा। अकहानी वस्तुतः निषेध और अस्वीकार की कहानी है। यह अस्वीकृति प्रचलित मान्यताओं, मूल्यों, अभिव्यक्तियों की पुरानी पद्धतियों के प्रति है। कहानीकारों ने नई कहानी की शिल्पगत पच्चीकारी का विरोध किया है। किस्सागोई को नकारा। कहानीकार केवल आत्मानुभूति की प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हैं। कहानी में गंगा प्रसाद विमल, रविंद्र कालिया, ममता कालिया, अवध नारायण सिंह और ज्ञान रंजन के नाम उल्लेखनीय है। रविंद्र कालिया की बड़े शहर का आदमी, इतबार नहीं, ज्ञान रंजन के पिता, संबंध महेंद्र भल्या की एक पति के नोट्स, अवध नारायण सिंह की आत्मीय एक उल्लेखनीय कहानियों के उदाहरण है। अकादमी पर पश्चिम के एंटी स्टोरी आंदोलन का प्रभाव इसमें सैमुअल बेकेट की आदर्श माना गया है। गिरिराज, दूधनाथ सिंह, रमेश बख्शी, पानू खोलिया, सेवाराम यात्री, मानी, मानिक मधुकर, कामतानाथ और नरेंद्र कोहली साठोत्तर कहानी के सशक्त हस्ताक्षर हैं।
सचेतन कहानी द्वारा टूटती हुई आस्थाओं के बीच में सक्रियता पर जोर दिया। सक्रिय जीवन बोध और गतिशील स्थिति को सचेतन कहानी में महत्व दिया गया। सचेतन कहानी स्वीकृत की कहानी है, वह शिल्प के प्रयोगों को नकारती चलती है। सचेतन कहानीकार अमेरिकी एक्टिविस्ट कथाकारों से प्रभावित है, जिन्होंने न तो मृत्यु को स्वीकारा, न यंत्रणा और न संतरणा को। महिप सिंह की स्वराघात, दुख मनोहर चौहान की बीच सुबहों के बाद, श्याम परमार की जीप की दोगली नज़र, धर्मेंद्र गुप्त की पुराने और नए जूतों के साथी आज प्रसिद्ध सचेतन कहानियां हैं। साठोत्तर कहानी में महिला कहानीकारों का भी योगदान रहा है। मन्नू भंडारी, उषा प्रियवंदा, शिवानी कृष्ण सोबती और सुधा अरोड़ा के नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। मन्नू भंडारी की कहानियाँ मूलतः व्यक्तिक चेतना से अनुप्राणित हैं। वे पारिवारिक जीवन की कहानीकार हैं। नर नारी के संबंधों की उन्होंने व्याख्या की है। रानी माँ का चबूतरा, तीन निगाहों की एक तस्वीर, छय आदि उनकी सुप्रसिद्ध कहानियाँ हैं। कील और कसक संग्रह उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। शिवानी की कहानियाँ पर्वतीय अंचल से संबंधित हैं और सुधा अरोड़ा शहरी जीवन की कहानीकार हैं। उषा प्रियवंदा भी सृष्टिगत चिंतन से व्यष्टि चिंतन की ओर मुड़ी हुई है। आज की नारी किस नए मूल्य को स्वीकारने के लिए छटपटा रही है, उसकी अभिव्यक्ति उषा प्रियवंदा की कहानियों में है। इधर कमलेश्वर ने पुनः सारिका के अंकों में समांतर कहानी के आंदोलन को खड़ा किया है। समांतर कहानी आज के पीड़ित पददलित मानव जीवन की कहानी है। कामता नाथ और हिमांशु जोशी समांतर कहानी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। लगता है आज की कहानी प्रसाद की मधुआ और विराम चिन्ह तथा प्रेमचंद की ठाकुर का कुआं, पूस की रात और कफन की ओर वापस लौट रही है। कहानी की यह वापसी आज की परिस्थितियों और योजनाओं की तकाजा कही जा सकती है। बात करें कहानी कला की, तो कला वस्तुतः आधुनिक व्यस्ततापूर्ण यंत्र युग की देन है, यूँ कभी कह दिया जाता है। तथा कुछ लोग प्राचीन ग्रंथों की आख्याकाओं को भी कहानी का नाम दे देते हैं। फिर भी कला की दृष्टि से आज के कहानी साहित्य की एक नई विधा है। यूँ पुराने आख्याकाओं और आधुनिक कहानी में खींच तान कर कुछ समानता भी पाई जाती है। जैसे आधुनिक कहानी में भी एक कथा है जो आकार में लघु होती है और प्राचीन आख्यायिका भी। दोनों में मनोरंजकता का ध्यान रखा गया है, परंतु पुरानी आख्यायिकाओं केवल कथा मात्र होती है, चरित्र चित्रण का स्थान उनमें कम था। इसके अलावा खासकर उपदेशपरक होने के कारण आख्यायिकाओं के पास पशु पक्षी तक हो सकते थे और उनमें कथोपकथन का अद्भुत समावेश किया जाता था। उद्देश्य की दृष्टि से भी आधुनिक कहानी और पुरानी आख्यायिकाओं में काफ़ी अंतर है। आधुनिक कहानी के 5 मूल तत्व माने गए हैं: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, शैली और उद्देश्य। कथा वस्तु के अंतर्गत अब बात करें तो कहानी में एक कथा होती है, परंतु कथा बहुत विस्तृत नहीं होती। जीवन की एक घटना, कई एक अनुभूति, अन्य क्षण, कई स्मृति की कौंध कहानी की कथा वस्तु हो सकती है। कभी कभी कई विचार भी कथा वस्तु की पृष्ठभूमि में रहता है, इसलिए कहानी की कथा वस्तु का कोई निश्चित उपादान नहीं होते। यह देखा गया है कि मानव अनुभूति को स्पंदित करने, झकझोरने वाली हर चीज़ कथा वस्तु का उपादान बन सकती थी। इस प्रकार फिर कहा जाता है कि कहानी की कथा वस्तु के 3 अंग होते हैं: प्रारंभ, चरम सीमा और अंत। प्रारंभ कहानी की कथा वस्तु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रचार होते ही तीव्र गति से बढ़ने लगती है। कभी कभी किसी विशिष्ट विचार या मनस्थिति के कारण उसकी गति कुछ धीमी होने पर ज़्यादा तक वह रुकी नहीं रहती। इस प्रकार फिर बात करें चरित्र चित्रण की, तो कहानी का महत्वपूर्ण तत्व है चरित्र चित्रण। कथा वस्तु को कहानीकार कुछ पात्रों के जरिए ही रूपायित करता है, परंतु कहानी में कथा वस्तु को चरम सीमा तक
पहुंचाने के लिए अत्यावश्यक पात्रों का समावेश होता है। फिर है कथोपकथन। कहानी का तीसरा तत्व कथोपकथन है। कथोपकथन मतलब कथा जोड़ उपकथन, कथा होना और उपकथन दोनों होता है। यद्यपि कहानी में नाटक एकांकी भी भांति केवल कथोपकथन की प्रमुखता नहीं होती है। फिर मुहावरेदार और कथा वस्तु को झटका देकर आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। फिर है शैली। कहानी में शैली का असीम महत्व है। आलोचकों के अनुसार शैली ही व्यक्ति है। फिर उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य में कथा वस्तु और चरित्रों का अभिधात्मक नहीं व्यंजनात्मक होना जरूरी है। तो ये थी आज का महत्वपूर्ण वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने तैयारी को मूर्त रूप देकर इसी प्रकार मेहनत करते रहें। धन्यवाद।